ठीक है, देखिए आज है ना हम लोग ई गवर्नेंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए ई शासन, देखिए ई गवर्नेंस आज के डेट में है ना, आज का जो वर्तमान समय है, अगर हम उसमें देखें तो जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है, सुशासन की बात करते हैं, ठीक है, या जब हम बात करते हैं कि हमारा जो एक जो सरकार गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच जो एक खाई उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, एक जो एक आपको गैप जो दिख रहा है, ठीक है, तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए है ना, ई गवर्नेंस आज के डेट में एक बहुत बड़ा एक टूल बन सकता है। ठीक है, एक साधन बन सकता है ई गवर्नेंस। ठीक है, जैसे कि अभी भी आप अगर देखिएगा तो जो भी हमारा जो वोटर टर्नआउट है आज के डेट में, जो अभी 2 फेज हुआ है, तो उसमें क्या है, जो भी आप आर्टिकल वगैरह पढ़े होइएगा, तो उसमें क्या है कि वोटर टर्नआउट क्या है, हमारा पिछले बार से कम हो रहा है। ठीक है, तो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें वो क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का जो एक ट्रस्ट है, एक भरोसा जो है सरकारों के प्रति, ठीक है, लीडर्स के प्रति, ठीक है, या जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, तो कम होने के पीछे बहुत सारा कारण है। ठीक है, पॉलिटिकल कारण तो है ही कि जो लीडर्स हैं जिस जिस तरीके से आपको वैल्यू खत्म उनका जो वैल्यू है वो खत्म हो गया है, मतलब आया राम गया राम का राजनीति हो रहा है। ठीक है, पैसों की राजनीति हो रही है, वो सब एक कारण तो है, लेकिन उसके अलावा ये जो एक डेफिसिट है ना गवर्नेंस का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, कि जो जनता है उनके पास जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, जो सेवाओं का जो आप उनको मुहैया जो करवा रहे हैं, ठीक है, वो उतना आज के डेट में क्या इफेक्टिव नहीं है, कारगर नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम आपको क्या पूछे ना आपसे कि ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, मतलब बिहार का, सॉरी, भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो जैसा तो हम आपको बताया कि 105वां रैंक, तो आप समझ रहे हैं कि मतलब उसमें भी हम कितने पीछे हैं। तो अभी भी हमें क्या है कि बहुत कैचअप करना है जो अदर कंट्रीज है, जो हम कहते हैं कि हमें विकसित भारत बनना है, और जो भी हम जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको जो हम लोग एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको जो वो जो कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस करने की जो हम कोशिश करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है कि उसमें भी उस लिहाज से भी देखेंगे तो हम लोग आज के डेट में बहुत पीछे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे तो आज के डेट में क्या है कि ई गवर्नेंस एक नेसेसिटी भी है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट भी है ना, ये चीज हो रहा है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है बाय डिफॉल्ट, अगर हम बात करें तो क्या है, जैसे कि आप देखिएगा कि जिस तरीके से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरनेट का पहुंच जो हमारे सोसाइटी में बढ़ रहा है, जो हमारा पूरा सोसाइटी वो किस तरीके से डिजिटाइज हो रहा है। ठीक है, जो डिजिटल इंडिया का हम बात करते हैं, मोबाइल पेनिट्रेशन कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, 10 साल पहले आपको जो स्मार्टफोन यूजर्स थे, ठीक है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी था, वो आज के डेट में देखिए वो कितना मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है। ठीक है, कई गुना बढ़ा है। ठीक है, तो इन सब के कारण है ना, क्या है कि एक बेस भी तैयार हो रहा है कि हम अपना जो ई गवर्नेंस है, ई शासन है, उसको हम और ज्यादा मजबूत करें। ठीक है, तो क्या है कि एक बेस भी बन रहा है। ठीक है, और एक क्या है, नेसेसिटी भी है। नेसेसिटी क्यों है, क्योंकि हमको जो गैप जो क्रिएट हो रहा है ना सरकारों के और सिटीजन्स के बीच में, एक जो खाई पैदा हो रहा है, खाई जो उत्पन्न हो रहा है, उस खाई को पाटने के लिए भी है ना, जो ई गवर्नेंस है बहुत बड़ा आपको एक साधन बन सकता है। ठीक है, जैसे कि हम इंटरनेट पेनिट्रेशन का बात करें, तो आज के डेट में जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है, ठीक है, इंडिया में, तो आपको लगभग 820 मिलियन यूजर्स है, लगभग 80 करोड़ आपको आज के डेट में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है, इंडिया का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिएगा तो जो हमारा डेटा है, जो इंटरनेट डेटा है, वो हमारा वन ऑफ द चीपेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, जो थर्ड चीपेस्ट डेटा जो अवेलेबल है ग्लोबली, वो भारत में है। ठीक है, तीसरा सबसे सस्ता डेटा, ठीक है, वो ग्लोबली पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत में अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सब से भी क्या है कि हमारा ये जो पूरा है ना, जो एक बेस तैयार हो रहा है। ठीक है, कि हम अपना जो डेफिसिट है गवर्नेंस का उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, उसमें ये पूरा डिजिटल इंडिया, इंटरनेट, उसमें काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है,
तो वही अगर हम बिहार पे आते हैं, तो बिहार में भी देखिएगा तो क्या है कि उसमें बिहार भी क्या है, इस चीज पे धीरे धीरे काफी प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या है, डेटा सस्ता है, तो क्या है, बिहार में भी जो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है, या आपको जो जिनके पास स्मार्टफोन्स है, तो वहां पे भी ये इन लोग जो संख्या है वो उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, अगर आप फरवरी का, अगर हम आपको जो करंट अफेयर का मैगजीन दी है, अगर आप उसमें देखे हुएगा रिपोर्ट वाले सेक्शन में, तो हम एक रिपोर्ट का जिक्र किए हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपको NEDSA। ठीक है, जिसका मतलब होता है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2023। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2023। ठीक है, तो ये हम आपको जो करंट अफेयर का मैगजीन दी है उसमें हम इस बात का जिक्र किए हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो क्या है कि उसमें हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में है ना, अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाते तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आपको जो सर्विसेज है ना वो ऑनलाइन दिया जा रहा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ दिया जा रहा है, तो जम्मू और कश्मीर में दिया जा रहा है। ठीक, तो यही यही डेटा को अगर हम देखेंगे तो इसी डेटा के अकॉर्डिंग जो बिहार का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो बिहार में आज के डेट में 238 ई सर्विसेज मुहैया करवाया जा रहा है। ठीक है, इसको आप इंट्रो में कोट कर सकते हैं। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू NESDA रिपोर्ट 2023 बिहार में 238 ई सर्विसेज मुहैया बिहार सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, आप इंट्रो में से कोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आइएगा तो देखिएगा कि बिहार सरकार का जो इनिशिएटिव्स है ना, उसको नेशनल लेवल पे भी है ना बहुत सारा रिकॉग्निशन मिला है, अवार्ड्स मिला है, प्राइजेस मिला है। ठीक है, जैसे कि आपको प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा अवार्ड है ना बिहार सरकार जो ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव लिया है, ई शासन के लिए जो बिहार सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके उसको राष्ट्रीय स्तर पे भी है ना बहुत सारा सराहना मिला है। ठीक है, जैसे हम आपको एक मेधा सॉफ्ट पोर्टल के आगे हम आपके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उस पोर्टल को भी 2021 में एक रिकॉग्निशन मिला था। उसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन का जो पोर्टल है, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसको भी क्या है कि नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बिहार भी है जो आज के डेट में धीरे धीरे हम लोग बाकी से तो पीछे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का आप देखोगे तो वहाँ पे लगभग 1200 सर्विसेज आपको जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या, हम लोग अभी सिर्फ 238 ही सर्विसेज पे हैं। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमको काफी टाइम लगेगा, लेकिन बिहार सरकार इस दिशा में आपको काम कर रही है, और उसका जो रिकॉग्निशन है उसको नेशनल लेवल पे उस बिहार सरकार के एफर्ट्स को उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसको सराहा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो आप लोग में से कोई बता सकते हैं गवर्नेंस का, अगर सिंपल वे में बोले तो क्या डेफिनेशन हो सकता है? कोई भी बताइए, यहाँ पे हम लिखे लिखे भी हुए हैं, वैसे बताइए आप। देखिए, सर, हाँ हाँ बोलिए। टेक्नोलॉजी का यूज कर गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उनको जनता तक पहुंचा। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए, तो जैसा कि हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखे हैं कि ई गवर्नेंस मींस यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ICT at various levels of the government and the public sector for the purpose of enhancing governance। जैसे कि मैं आपको बताया ना कि गवर्नेंस का जो डेफिसिट है, गवर्नेंस के बीच में जो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो खाई पैदा हो रहा है उसको उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का अर्थ है शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर सूचना और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। ठीक है, मतलब सीधा गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको जो आईसीटी टूल्स है उसका आपको इस्तेमाल करना। ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है उसको हम सिटीजन्स के जितना ज्यादा करीब हो सके, ठीक है, उतना ज्यादा करीब हम उनको लेके जा सके। ठीक है, तो जब हम ई गवर्नेंस का आपको ये डेफिनेशन बताएं तो आप लोग बता सकते हैं कि इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो सकता है, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं? करप्शन कम होगा सर। ठीक है, और बताइए। सर इफिशिएंट मैनर में मतलब गवर्नमेंट काम कर सकती है। हाँ बिल्कुल, एफिशिएंसी आएगा, ट्रांसपेरेंसी जैसे करप्शन बोल वो ट्रांसपेरेंसी कम और होगा। अकाउंटेबिलिटी। क्या अकाउंटेबिलिटी बोल रहे हैं? यस सर। हाँ बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा जो गवर्नेंस का, ये जो अगर हम गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था, उसमें क्या है
उसको हम देखेंगे तो उसके 7-8 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसमें आपको एक ट्रांसपेरेंसी भी आता है, अकाउंटेबिलिटी भी आता है, ठीक है। तो ये जो गुड गवर्नेंस का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, उसको जैसे हम आपको बताया था इंट्रो में, उसको पूरा करने में आपको ये जो ई गवर्नेंस है वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है। तो देखिए, अगर इसका हम मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस देखेंगे ना, तो इसका मेनली आपको, या टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस देखेंगे तो इसका मेनली आपको 4 आपको टाइप्स मिलता है, ठीक है। तो वो बेसिस होता है, ये जो 4 टाइप्स है ना, ठीक है, 4 मॉडल्स या 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। तो देखिए, जब हम ये 4 मॉडल्स या 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस का बात करते हैं, तो ये आपको मेनली जो इंटरेक्शन होता है ना डिफरेंट सेक्शंस के बीच में, ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस के बीच में जो आपस में जो एक इंटरेक्शन होता है, ट्रांजैक्शन जो होता है, उसके बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया गया, उसके बेसिस पे इसको चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो पहला आपको आता है गवर्नमेंट टू G2G, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं इस इनिशिएटिव का आप लोग, सर G2G का? आधार। सर आधार आप, हाँ, और बताइए। सर इसको रिकॉल कर दीजिएगा फिर से। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इसको रिकॉल कर दीजिएगा दोबारा। रिकॉल मतलब फिर से बताएं, वो पूछ रहे हैं? हाँ हाँ वही पूछ रहे हैं। देखिए, हम आपको बोल रहे हैं कि बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब जो आपस में जो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, सिटीजन्स हो गया, सरकार हो गया, नागरिक हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट के बीच, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, जो गवर्नमेंट के कार्य मतलब जो लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होता है ना, उसके बेसिस पे 4 मॉडल, या ठीक है, या 4 प्रकार ई गवर्नेंस का आइडेंटिफाई किया गया है, चिन्हित किया गया है, ठीक है। अब समझ आया आपको? तो उसी में आपको पहला आता है G2G, मतलब सरकार का आपस में जो इंटरेक्शन होता है ना, ठीक है, जैसे सरकार का एक ब्रांच का आपको दूसरे ब्रांच से इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब समझ आया? सरकार से सरकार का इंटरेक्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है G2G, ठीक है। तो देखिए, जो आधार वाला बोले ना, वो आपको G2C में आ जाएगा, आपको हम बताते हैं कैसे, ठीक है। तो देखिए, तो पहला आपको सर हो जाएगा, हाँ बोलिए ना। सर प्रगति पोर्टल आएगा G2G में? हाँ, प्रगति पोर्टल आ सकता है। सर ई पंचायत, हाँ, ई पंचायत भी आ जाएगा। ई प्रिजन, क्या चीज? ई बस। अप्रेजल? हाँ ई प्रिजन, प्रिजन जेल। नहीं, ई प्रिजन आपको, हाँ बोल सकते हैं उसको, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। सर BSWN, बिहार हाँ स्टेट हाँ वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ हाँ, वो सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने, जैसे कि मतलब आप लोग जो उदाहरण दिए, ठीक है, तो वो आपको G2G पोर्टल्स में आ जाएगा, ठीक है, मतलब G2G इंटरेक्शन में आ जाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, ठीक है। आप लोग इसका नाम सुने हैं, CCTNS का? वो भी एक वो यस भी एक सर। उस, ये भी एक उसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, जिसमें होता है कि आपको जितने भी आपको पुलिस जो स्टेशन हैं, ठीक है, उनको वहां पे उस पोर्टल पे क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है, जिसके थ्रू आप, क्या सेकेंड बोल वाला रहे हैं? पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? सेकेंड वाला पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है जो लिखे हैं इसको। सेकंड वाला पर अभी हम बताए कहाँ हैं आपको? हम आपको सिर्फ अभी G2G क्या होता है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का, ठीक है, जब एक ऑर्गन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन होगा वो हो जाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्शन होगा वो हो जाएगा, या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियरी का गवर्नमेंट से जो इंटरेक्शन होगा, ये सारा जो इंटरेक्शन होता है ना, वो आपको G2G में आ जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपको G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार का सिटीजन से जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो आपको G2C में आ जाएगा। तो इसका आप लोग उदाहरण दे सकते हैं? शिक्षा योजना। क्या? सर आधार, हाँ, इसमें ई आधार आएगा, शक्ति। ठीक है। क्या चीज?
देखिए इसमें आपको आधार आ जाएगा। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जो सिटीजन के साथ डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, इसमें आपको क्या है, जो भी आप ऑनलाइन, जैसे कि आप सर्विस पोर्टल, ये जो आपका बिहार सरकार का जो सर्विस प्लस का हमको लगता है आप में से सब लोगों ने यूज किया होगा, है ना। तो यस बिहार का सर्विस प्लस का पोर्टल है, जिसमें आपको यस सर। जो भी आपको रेजिडेंशियल बनाना है, कास्ट बनवाना है, EWS बनाना है, जो बनवाना है ना, RTP राइट टू जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो यस सर्विस प्लस का जो पोर्टल हो गया वो आपको क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया, है ना। कि आपका सीधा जो आपको जो गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, ठीक है, उसके पास आप एप्लीकेशन देते हो कि हमको फलाना, आप उनको सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, तो वो आपको हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको दूसरा टाइप हो गया। उसके बाद दूसरा दूसरा आपको जो भी DBT होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे कि आप लोग आधार का एग्जाम्पल दिए ना, तो यस वो सर। भी आपका आ जाएगा, वो भी आपको आ जाएगा G2C में, गवर्नमेंट टू सिटीजन। मतलब गवर्नमेंट का सिटीजन के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं G2C। ठीक है, सर तीसरा हो इसमें जाएगा आपको। हाँ बोलिए। सर इसमें पॉलिसीज का भी वो मेंशन कर सकते हैं क्या? मतलब एग्जाम्पल दीजिए गवर्नमेंट कोई। गवर्नमेंट जैसे सिटीजन को डायरेक्ट, जैसे वो आयुष मिशन के थ्रू आपको हेल्थ में मतलब दिया जाता है बेनिफिट्स। हाँ हाँ, वो सारा इसमें आ जाएगा। मतलब आप सीधा समझिए, लेमन में हम बोले तो जो भी आप सरकार के पोर्टल से, ठीक है, आप सरकार के पोर्टल पे जाके आप जो कुछ भी बेनिफिट के लिए आप रजिस्टर अपने आप को करते हो, ठीक है, या सरकार का कोई भी फैसिलिटीज आप ऑनलाइन जाके अवेल करते हो, ठीक है, वो सब G2C में आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा हो जाएगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, सरकार का जो अपने एम्प्लॉय के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो होता है G2E। ठीक है, तो अगर इसका हम एक उदाहरण आपको दे, तो आप लोग सुने होइएगा, या जो आप लोग में जो काम कर रहे होंगे, तो एक E फाइल करके एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसमें इसमें आपको क्या होता है ना कि E फाइल के थ्रू इसमें होता ये है कि आपको, जैसे कि सरकार का कोई भी आपको ऑफिसर है, ठीक है, या कोई भी कर्मचारी है, जैसे कि मान लीजिए एक A डिपार्टमेंट है, क्या बोलना है बताइए, दीपक जी क्या बोलना है। तो देखिए, तो जो भी, जैसे कि हम आपको E फाइल का एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए A डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो कोई फाइल को, है ना, क्या आवाज आवाज नहीं जा रहा है क्या मेरा। जा रहा है सर, सब ठीक तो है। पता नहीं, कोई चैट में भेजा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए कोई, हाँ, ई कार्यालय, ई ऑफिस, ठीक है, जैसे कि कोई A डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ से कोई फाइल गया B डिपार्टमेंट के पास। तो पहले क्या होता था ना कि आपको पता नहीं चल पाता था कि आज के डेट में आपको किस डिपार्टमेंट के पास फाइल है, ठीक है, और उस पर वो कुंडली मार के बैठा हुआ है वो डिपार्टमेंट। कहने को हो जाता था कि उसने, कि फलाना डिपार्टमेंट अभी तक हम मेरे पास फाइल ही नहीं भेजा, तो कहाँ से इस फाइल को प्रोसेस करें, कहाँ से इस फाइल को हम आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपको इनएफिशिएंसी आता है सिस्टम में, है ना, रेड टेपिज्म आता है, लाल फीताशाही आता है कि नहीं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, है ना, E फाइल नाम का एक सिस्टम डेवलप किया गया। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको, है ना, आपको रियल टाइम, है ना, आपको उसमें डेटा मिलता है कि कौन से डिपार्टमेंट के पास, कौन से अधिकारी के पास, कौन से कर्मचारी के पास फाइल जो है आज के डेट में पेंडिंग है, फंसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते हो कि फलाने ने नहीं भेजा, आपके पास कब आया, किस टाइम पे आया, वो सारा उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या है कि आपको एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको एक गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जब हम इंटरेक्शन का बात करते हैं, तो उसका एक उदाहरण है। हाँ, HRMS फॉर रेलवे वर्कर्स, ठीक है, वो सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का यही मतलब है कि जो भी आपको, ये जो पहले जो आपको रेट टपीजम इनएफिशिएंसी आता था ना, वो आपको E फाइल सिस्टम के थ्रू उसको ओवरकम किया गया है। ठीक है, उसको पूरा किया गया है। उसके बाद आपको आता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसका उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। कुछ साल पहले ही अभी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। MSME ये सब है। क्या चीज, क्या चीज, विकास योजना, क्या चीज। शासन प्रौद्योगिकी विकास योजना। शासन प्रौद्योगिकी विकास योजना। बिजनेस लाइसेंस परमिट एंड रेगुलेशन। हाँ 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 हाँ,
वो भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, वो इसमें गवर्नमेंट टू बिजनेस आ जाएगा। हाँ, वही हम पूछ रहे थे, जो आप रुचि जो बोल रहे हैं, जेम पोर्टल। ठीक है, जो केंद्र सरकार का कुछ साल पहले का ही आपको ये लॉन्च किया गया है, जेम पोर्टल। ठीक है, ये आपको एक गवर्नमेंट टू बिजनेस का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जेम पोर्टल में क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप में से? सर गवर्नमेंट की जो भी वस्तुएं हम उसी पोर्टल से खरीदते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब सीधा ये है कि आपको गवर्नमेंट को आपको जो भी खरीदना है ना, ठीक है, ये गवर्नमेंट और जो सेलर्स हैं, ठीक है, या जो वेंडर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या करता है कि इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, सरकार को मान लीजिए कुछ खरीदना है, कुछ प्रोक्योर करना है, ठीक है, तो वो आपको उस पोर्टल के थ्रू, जेम पोर्टल के थ्रू क्या करती है, सरकार आपको प्रोक्योर करती है। तो ये आपको एक गवर्नमेंट टू बिजनेस का आपको एक इंटरेक्शन का एक उदाहरण है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देखें कि ये आपको एक 4 मॉडल है या 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस है। ठीक है, क्या हो गया, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, और चौथा हो गया गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, अब हम आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहे थे, ठीक है, उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने बोला, करप्शन मतलब ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, वो सारा चीज है ना आपको इस ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द सिटीजन। ठीक है, ठीक है, मतलब जो नागरिक हैं उनको बेहतर सेवा प्रदान करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आप लोग बोले करप्शन वाला, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, पारदर्शिता आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर आप जैसे आप लोग बताएं क्या है, एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, चौथा क्या है, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, सर हिंदी में भी बोल दीजिए। हाँ देखिए, पारदर्शिता, ठीक है, एफिशिएंसी का हिंदी कोई बता सकते हैं? दक्षता। दक्षता, ठीक है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, उत्तरदायित्व। ठीक है, ये सारा चीज आ जाएगा। उसके बाद अगर हम पांचवा देखें, ठीक है, तो टू एम्पावर पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं, जैसे हम आपको बताया था ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी क्या है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, क्या है वो, फंडामेंटल राइट का हमारा पार्ट है। ठीक है, तो टू एम्पावर पीपल थ्रू मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जानकारी के द्वारा लोगों को सशक्त बनाना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ई गवर्नेंस का। अच्छा, आप बताइए, आप चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है? ग्राउंड लेवल पे बहुत चैलेंजेस है। जैसे भारत का बहुत सारा के पास मोबाइल सुविधा नहीं है, बहुत सारे के लोग के पास, तो वहाँ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगा कि ये भी चल हाँ रहा है। हाँ बिल्कुल, और बताइए, और क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा सर, सारा तो डिजिटल होगा तो। सर अरे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सर लैक क्या? ऑफ नॉलेज है सर इंटरनेट यूज का। हाँ बिल्कुल, लैक ऑफ लिटरेसी नॉलेज कम है। है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सर डेटा इंटर और सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएगा। इंटरनेट का भी सर 71 70 या 71% ही है यूजर्स इंडिया में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकता है सर। हाँ ठीक है, हाँ पोर्टल्स के हाँ बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से वो यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना भी आपको चैलेंजेस आप लोग बताया ना, वो सारा इसमें आएगा। ठीक है, तो उसको हम धीरे धीरे करके ना सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाएगा क्या है, अगर हम अब हम सब बिहार के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार नेशनल, आप किसी भी कंटेक्स्ट में आप इसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो, लो लिटरेसी लेवल। ठीक है, तो कम शिक्षा दर है। ठीक है,
जैसा कि हम आपको बताएं कि बिहार का क्या सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है। और जो कास्ट सेंसस वाला हम आपको डेटा बताएं वो भी आप इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। जो 7% पॉपुलेशन हमारा सब ग्रेजुएट है, ठीक है। दूसरा इसी लिटरेसी लेवल से रिलेटेड क्या आ जाएगा, लैंग्वेज बैरियर, भाषा का बाधा। इसका मतलब आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? यस सर, ये इंग्लिश में रहता है सारा ई गवर्नेंस वाला। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। Yes, धीरे धीरे है धीरे तो धीरे गम हाँ धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको जो हमारा लोकल लैंग्वेजेस है उसमें भी डेवलप करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में जो हाँ जो मैक्सिमम आप जो देखोगे ना, वो आपको क्या है, मैक्सिमम जो पोर्टल्स होता है वो क्या आपको इंग्लिश में ही आपको होता है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज का बैरियर है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। जब हम ई गवर्नेंस का अगर हम क्या चैलेंजेस है, ठीक है, उसको अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्या लिटरेसी लेवल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर आप देखोगे ना, तो अनफ्रेंडली यूजर इंटरफेस इंटरफेस इसको इंग्लिश में भी वही लिखेंगे, ठीक है। अनफ्रेंडली जो यूजर मतलब इंटरफेस होता है, मतलब क्या है कि जैसे कि हम और आप क्या है, अपने हम लोग क्या है, थोड़ा शिक्षित है, ठीक है, थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम लोग भी आज के डेट में जैसे कि बहुत सारा आप पोर्टल्स खोलिएगा ना सरकार का, तो हम लोग क्या है उस पोर्टल को यूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पोर्टल का जो इंटरफेस होता है ना, पोर्टल का जो डिस्प्ले होता है ना, वो कहीं ना कहीं अनफ्रेंडली होता है, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या है ना, लोगों को थोड़ा समझने में उस चीज को, जैसे कि ऑलरेडी हमारे यहाँ क्या है, लिटरेसी लेवल कम है, ठीक है, लैंग्वेज भाषा का दिक्कत है। उसके बाद अगर आप जो डिस्प्ले आप जो कर रहे हो, ठीक है, वो सही से नहीं हो पा रहा है, वहां पे सही से लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या है उस लोग उस चीज को क्या अवॉइड यूज करने से बचेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो जो यूजर इंटरफेस का जो अनफ्रेंडली होना है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आप लोग अवेलेबल होता है, क्या बोल रहे हैं? चैटबॉट अवेलेबल होता है। हाँ चैटबॉट बहुत सारे पोर्टल्स पे आज भी नहीं है ना, वो तो धीरे धीरे आ रहा है ये सारी चीजें, जब इसको वे एआई ये सब। फॉरवर्ड हाँ क्या बोल रहे हैं? वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं इसको। हाँ वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफिकल्ट एक्सेस, ये अब जो आप सारा पॉइंट आप लोग जो बोले ना, हम उसको सबको इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कठिन पहुंच, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी आप लोग जो इंटरनेट का बात किए हैं, ठीक है, चाहे जो भी आप ये वो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का बात किया वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। और बिहार से रिलेटेड जो भी डेटा है हम आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको हम सारा बताते हैं, ठीक है। पहला देखिए बिहार का टेलीकॉम डेंसिटी क्या है? 55। हाँ वही 55 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 56% मान लीजिए उसको, ठीक है। बिहार का टेली घनत्व, तो देखिए बिहार का जो टेलीकॉम डेंसिटी है ना, मतलब कितने लोगों के पास, अगर हम क्रूड लैंग्वेज में बोले, लेमन लैंग्वेज में बोले, ठीक है, तो कितने लोगों के पास आपको मोबाइल आज के डेट में लोगों के पास है, ठीक है, मोबाइल अवेलेबल है लोगों के पास। तो अगर हम उस डेटा को देखते हैं तो बिहार का जो टेलीकॉम डेंसिटी है वो लगभग 56% है, 55 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर हम इंडिया का डेटा देखेंगे ना तो वो आपको 85% है, देख रहे हैं 30% का गैप है। और बिहार का जो टेलीकॉम डेंसिटी है ना वो लोवेस्ट है भारत में, सबसे कम है। इसको आप जो डिजिटल डिवाइड वाला जो आप पूछे थे ना पिछले लास्ट क्लास में, वहां पे भी इस चीज को ना आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहार का जो टेलीकॉम डेंसिटी है वो सबसे कम है भारत में, ठीक है। तो वो हो गया कि लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, ठीक है, बेसिक टेलीकॉम फैसिलिटी नहीं है, तो वो कहाँ से आपको ई गवर्नेंस के थ्रू आप सर्विस दीजिएगा तो उसको अवेल कर पाएंगे, ठीक है। तो बिहार का जो टेलीकॉम डेंसिटी है वो सबसे कम है। उसके बाद देखिए इंटरनेट पेनिट्रेशन इन बिहार, बिहार में इंटरनेट की पहुंच कितना है आप लोग बता सकते हैं? देखिए बिहार का जब इंटरनेट पेनिट्रेशन देखेंगे ना, तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट आया था 2023 में, ठीक है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 में आया था, ठीक है।
ये आपको इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया था। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपको इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023, ठीक है। अगर हम इस डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिहार का जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है ना वो सिर्फ 32% है, ठीक है। अगर हम इंडिया का एवरेज देखेंगे तो लगभग 52% है, ठीक है। ये इस सर तरीके 32% क्या है सर? 32% बिहार का इंटरनेट पेनिट्रेशन है। बिहार में लोगों के पास जो इंटरनेट का पहुंच है ना वो सिर्फ 32% है। 32% लोग इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम इंडिया का एवरेज देखेंगे तो आपको 52% है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा डेटा देखिए, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है, उसका है ना उसका उसका एक रिपोर्ट आया था 2023 में ही आया था, ठीक है। जिसके तहत है ना आपको बिहार में आपको जो सिर्फ 5% जो सरकारी स्कूल है ना, सिर्फ 5% सरकारी स्कूल में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ 5% स्कूल में, ठीक है। अगर भाई हम इंडिया का एवरेज देखेंगे तो आपको 25% है। ये आपको यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उसका आपको रिपोर्ट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बिहार के सिर्फ 5% सरकारी स्कूल है ना उसमें इंटरनेट सर्विस उपलब्ध है। अगर आप इंडिया का एवरेज देखेंगे तो 25% जो सरकारी स्कूल है वहां पे इंटरनेट सर्विसेज आपको उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का नाम तो आप लोग सुने होइएगा, NFHS। यस सर। ठीक है, अगर हिंदी में इसको बोले तो राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है। जो लेटेस्ट है NFHS 5 का डेटा है। ये पहली बार इस सर्वे में है ना, जो डिजिटल डिवाइड है ना उसको मेजर करने का कोशिश किया गया, उसको नापने का कोशिश किया गया। पहली बार इंटरनेट से रिलेटेड आपको जो सवाल है जो सर्वे में पूछा गया था, ठीक है। तो इस NFHS 5 के सर्वे के अकॉर्डिंग है ना, बिहार की सिर्फ 20% जो महिलाएं हैं ना उनके पास मतलब उन्होंने इंटरनेट को, बिहार की जो सिर्फ 20% महिलाएं हैं वो इंटरनेट का एक्सेस कर पाते हैं, वो इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, ठीक है। सिर्फ 20%, ठीक है। ठीक है, NFHS 5 के अकॉर्डिंग सिर्फ 20% जो वीमेन है बिहार की, उनके पास इंटरनेट का सुविधा अवेलेबल है, ठीक है। इस डेटा को आप भी डिजिटल डिवाइड में कोट कर सकते हो, या कहीं भी आप जब हम वीमेन एम्पावरमेंट का बात करेंगे वहां पे आप, जैसे मान लो कोई एस्से में आपको वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ लिखना है, वहां पे आप इस चीज को आप कोट कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल डिवाइड में इस चीज का कोट कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? और पूरे इंडिया में कितना परसेंट? पूरे इंडिया में है ना लगभग आपको 40% के आसपास है, ठीक है। बिहार में आपको सिर्फ 20% है। और ये फर्स्ट टाइम है ना NFHS 5 में है ना इसको ट्रैक किया गया था कि इंटरनेट डिजिटल डिवाइड क्या है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 20% जो बिहार की महिलाएं हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और डेटा आपको हम बता रहे हैं कि सितंबर 2023 तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सितंबर 2023 तक के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिहार में क्या है, लगभग आपको 45,000 विलेजेज है, ठीक है, गांव है बिहार में, ठीक है। उसमें से 307 गांव में है ना 4G कनेक्टिविटी नहीं था, ठीक है। यह आपको एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्ट था, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सितंबर 2023 तक आपको 45,000 बिहार के गांवों में से 307 गांवों में 4G कनेक्टिविटी नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 196 विलेजेज में, 196 गांव में, ठीक है, कोई
आपको टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं था, कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं था, समझ रहे हैं। आज भी हमारे पास आपको 196 गांव है, ठीक है, जहां पे कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। 307 जो गांव है जहां पे 4G कनेक्टिविटी नहीं था, और 196 गांव ऐसे हैं जहां पे मोबाइल का नाम मतलब कनेक्टिविटी के नाम पे वहां पे कुछ नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो आप इस डेटा का भी आप कोट कर सकते हो, ठीक है। ये सितंबर 2023 तक के अकॉर्डिंग उस ठीक है। तो ये सारा जो भी आप बिहार से रिलेटेड अगर आप कोई गवर्नेंस में अगर आपको चैलेंजेज आता है तो ये सारा डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हो। टेलीकॉम डेंसिटी, इंटरनेट पेनिट्रेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा हम आपको क्या बताएं आज के डेट में, जैसे कि क्या आपको लोग क्या ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं ना, ठीक है। और बहुत सारा बिहार सरकार का स्कीम्स भी है, ठीक है, जहाँ पे वो जो ई एजुकेशन है उसको प्रमोट करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखिए कि हमारा बिहार में से 5% सरकारी स्कूल है जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। उसमें उसके बाद अब महिलाओं के पास जो इंटरनेट का एक्सेस है वो आप डेटा देखिए। उसके बाद जो गाँव है 307 गाँव में आज भी 4G कनेक्टिविटी नहीं है। 146 गाँव ऐसे जहाँ पे कोई मोबाइल कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो आप सोच लीजिए, मतलब लाखों लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में जिनके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है। तो इससे इससे हमारा ई गवर्नेंस, हम कहाँ तक ई गवर्नेंस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम कहाँ तक पूरा कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा आपको, डेटा प्राइवेसी, ठीक है, डेटा की निजता, वो भी एक ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि नहीं, जो डेटा प्राइवेसी है। इसके बारे में आप लोग समझ ही रहे हैं। जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले सुने होइएगा कि जो कोविन पोर्टल है, जो आपको कोविड वैक्सीन के समय जो डेवलप किया गया था, तो जो भी आपको जो वैक्सीन जो लोग लिए थे उनका डेटा लीक हो गया था, अगर आप सुने होइएगा। तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि जो डेटा है, जो भी हमको जैसे सरकार पोर्टल पे जो भी हम अपना पर्सनल डेटा जो हम फीड करते हैं कोई भी सर्विस को अवेल करने के लिए, ठीक है, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करना भी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम और आप समझते ही कि उस डेटा का किस तरीके से आज के डेट में देख रहे हो आप किस तरीके से साइबर फ्रॉड्स और पता नहीं किस किस टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हाँ बोलिए। ये डाटा प्राइवेसी में ये वाला एग्जांपल कोविड वाला डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल सकते हैं, इसलिए तो हम आपको बताएं, ठीक है। तो जो कोविन वाला जो आपको डेटा चाहिए, बार बार आप कहीं ना कहीं न्यूज आता है ये, ठीक है, कि फलाना डेटा लीक हो गया सरकार का, जैसे आधार का भी बहुत सारा एम्स न्यूज का आता साइट हैक हो गया था, उससे डेटा है। हाँ एम्स का भी जो कुछ दिन पहले साइट हैक हुआ था, ठीक है। तो डेटा प्राइवेसी भी क्या है, अगर डेटा प्राइवेसी आप नहीं रखोगे तो क्या है, सिटीजन जो है हम और आप क्या है, तो वो कहीं ना कहीं जो सुविधा जो अभी गवर्नेंस का है उसको आप अवेल करने से बचोगे ना। क्योंकि डेटा अगर हमारा पर्सनल डेटा अगर लीक हो जाएगा तो उसका बहुत तरीके से लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो जो डेटा का प्राइवेसी है, जो डेटा का निजता है, उसको भी बनाए रखना है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सर कोई तो रिपोर्ट जो हम नहीं आपको है जो बताती है कि डाटा लीक हुआ है ऐसा? क्या चीज? कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं है जो बताता हो कि डाटा लीक नहीं हुआ देखिए, है? रिपोर्ट इसका सच नहीं है। रिपोर्ट ऐसा सच क्यों आएगा ना, क्योंकि देखिए सरकार मानती थोड़ी है ना। जैसे कोविड का भी आपको डेटा जो रिलीज हुआ था, जो जो एलिगेशन आया था, ठीक है, तो वो आपको जो क्या बोलते हैं, जो आपको वेबसाइट पे जो मिल रहा था, ठीक है, तो वहां पे आपको सरकार तो उसको निगलेक्ट कर दी, सरकार तो एक्सेप्ट ही नहीं की उस चीज को, ठीक है। तो उस चीज का ऑथेंटिसिटी सर नहीं ऐसे रहता। कोई भी डाटा लिखेंगे तो वैलिड होगा वो? क्या बोल रहे हैं? मतलब ऐसे कोई भी डाटा अगर इनपुट करेंगे आंसर राइटिंग में तो वैलिड होगा? इसलिए तो हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसके लिए कोई डेटा है आप नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप है ना, इसको आप लिख सकते हो कि एलिगेशंस करके आप लिख सकते हो, ठीक है, जी। कि जो एलिगेशंस है उसका जो कोविड वैक्सीन है, ठीक है, वहां से डेटा लिख के एक एलिगेशंस लगा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको कोट कर सकते हो, ठीक है। तो जो डेटा प्राइवेसी है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम ई गवर्नेंस का बात करते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग वे फॉरवर्ड आप लोग गेस कर सकते हो क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है फिर? साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन सर एक करना। बात पूछना है, ये जागरूकता बढ़ाना है सर। एक मिनट, ग्राउंड पहले हमको कंप्लीट करने दीजिए। वे फॉरवर्ड क्या 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 हो सकता है आप लोग बता सकते हैं? स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, ठीक है। देखिए
सबसे पहला क्या हो जाएगा, डिजिटल लिटरेसी, है ना, डिजिटल साक्षरता, उसको आप प्रमोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड जो कंसर्न होगा उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ पास हो चुका है ना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सुने हैं ना आप लोग, पीडीपीए, जो 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 पिछले साल जिसको संसद ने पारित किया है। ठीक है, हाँ, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क भी आ जाएगा। ठीक है, जब जब हम टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करेंगे ना, उसमें आप बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डेटा प्रोटेक्शन है आप उसको स्ट्रेंथन कीजिए, उसको सुदृढ़ कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा पहला जो हमारा डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बना है, ठीक है, उसको सही से लागू किया जाए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि हम आपको बताएं कि एक्सेस नहीं है लोगों के पास, इंटरनेट नहीं है, तो आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर का नाम सुने हैं, सीएससी, जिसको वसुधा केंद्र भी बोलते हैं गाँव में। यस सर। ठीक है, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर है आप उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप में से बताया कि बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि हम आपको क्या बताएं कि हमारे गांव में इतने गांव में आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, 4G कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे इतने गांव में आज भी कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमको जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप अपग्रेड कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप वे फॉरवर्ड में आप इन सारी चीजों को आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा ई गवर्नेंस से रिलेटेड है ना, आपको चीज आ गया। ठीक है, अब हम बिहार सरकार की बात करेंगे। ठीक है, कि बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है। बिहार सरकार द्वारा की गई पहल। ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग बिहार के हैं, रेजिडेंट है, तो आप लोग बता सकते हैं एक दो उदाहरण ई जो आप शक्ति लोग सुने सर, हो कभी। क्या चीज, ई शक्ति। क्या होता है इसमें? इसमें सर मनरेगा में ट्रांसपेरेंसी के लिए सर वो हाँ हाँ बायोमेट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन। हाँ हाँ, ठीक है, आप इस शक्ति के, हाँ, इस शक्ति के बारे में भी आप बता सकते हो, और बताइए। वही ई पंचायत हो गया एक। हाँ हाँ, ठीक है, देखिए हम धीरे धीरे एक एक करके है ना, आपको बहुत सारा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो हम सारा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है ना वो सारा चीज आपको हम बताते चलते हैं। आरटीपीएस। हाँ, आरटीपीएस, वही तो आपको, हाँ, जो सर्विस प्लस पोर्टल, वही ना। यस सर। हाँ हाँ, वो भी जो जीटीसी का हम उदाहरण दिया था आपको, उसमें आप उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए इनिशिएटिव टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कानून और प्रशासन का प्रवर्तन। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें आप अगर हम सबसे पहले अगर डिस्कस करना चाहें तो क्या आ जाएगा आपको, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, डायल 112। ये क्या है आप लोग बता सकते हैं? नाम से ही पता लग रहा होगा, है ना। पुलिस सर्विस सर, आप आपातकाल में 112 कॉल कीजिएगा तो 10 मिनट के अंदर सर्विस देगा। सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप आते हो ना, ठीक है, तो उसके लिए एक कॉमन नंबर है। ठीक है, ठीक है, कोई भी आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप फंसते हो, ठीक है, तो आप डायल 112 पे आप कॉल कीजिए। ठीक है, आपको इमीडिएट आपको रिस्पांस जो प्रतिक्रिया है वो सरकार के द्वारा आपको मुहैया करवाया जाता है। कोई भी आप डिस्ट्रेस सिचुएशन में पड़िए, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसिएगा तो आपको डायल 112 पे डायल कीजिए, आपको जो जो सरकार की तरफ से आपको
जो भी आपको सुविधा है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है। बिहार में कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है, बता सकते हैं? 44 साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है। ठीक है, ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। साइबर पुलिस स्टेशन क्या होगा, जो भी आपको आज के डेट में जो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड जो बढ़ रहा है, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए बिहार सरकार अलग से क्या किया है, आपको जितने भी बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उन सब में आपको साइबर पुलिस स्टेशन को बिहार सरकार ने खोला है। ठीक है, 44 साइबर पुलिस स्टेशन, ये आपको जून 2023 में इसको फंक्शनल किया गया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए, सीसीटीवी बेस्ड सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, इसमें 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 क्या किया गया है ना, बिहार का जितना भी पुलिस स्टेशन है, ठीक है, या बिहार का जितना भी कोर्ट्स है, कचहरी है, ठीक है, सब में आपको सीसीटीवी आपको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा देखिए, ई मुलाकात सिस्टम। ये क्या है बता सकते हैं आप लोग? कैदी से मुलाकात करने का। हाँ ठीक है, ये आपको ई मुलाकात सिस्टम आपको बिहार का जितना भी प्रिजन है ना, सब में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, जितने भी आपको सुधार गृह हैं, ठीक है, या जेल है, ठीक है, सब में आपको ई मुलाकात सिस्टम किया गया है। मतलब आपको अगर जो भी आपको कैदी से जो भी रिलेटिव्स है वो सब अगर मिलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन आप जाइए, मतलब ई मुलाकात ऐप पे, ठीक है, वहाँ पर आपको जो भी आप अगर आप जिनसे भी आप मिलना चाहते हैं, वहाँ पर आपको टाइम जो भी आपको जो चीज़ भी है वो आपको ई मुलाकात सिस्टम पर आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चक्र के बारे में आप लोग सुने हैं? चक्र इनिशिएटिव के बारे में देखिए, ये आपको है ना, चक्र जो पोर्टल है ना, ये आपको एक सेंट्रलाइज्ड बिहार का जितने भी क्रिमिनल्स है ना, उनका एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्रिमिनल डेटाबेस है। ठीक है, ये आपको केंद्रीकृत, ठीक है, जो आपको अपराधी हैं, ठीक है, उनका एक डेटाबेस है। ठीक है, इसमें कहने इसमें होता ये है कि आपको जितने भी आपको अपराधी हैं, उनका आपको क्या हिस्ट्री रहा है, क्या उनका फोटो है, उन पे क्या क्या चार्जेस लगे हैं, ठीक है, वो सारा चीज आपको ये जो चक्र पोर्टल है उस पर आपको अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो वहां के थ्रू मान लीजिए कोई भी पुलिस में कोई भी हिस्ट्री सीटर जाता है, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, ठीक है, तो आप चक्र पे जाइए, पोर्टल पे जाइए, ठीक है, वहां पर आपको उससे रिलेटेड उसका आप नाम डालिएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका उसका पूरा क्रिमिनल डेटा बेस होगा, वो सारा चीज उसमें क्या आ जाएगा, आपको वो सारा डेटा आपको वहां पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक आता है टिस्को, जिसको बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल इंटीग्रेशन विद सर्विलेंस एंड सीसीटीवी ऑपरेशंस। ठीक है, ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, है ना, ये क्या है? अच्छा, ये क्या, इसमें क्या होता होगा, आप लोग गेस कर सकते हैं नाम से? अगर आप लोग अगर गेस कर पा रहे हो, इसमें क्या होता होगा बता सकते हैं? ऑनलाइन चालान वगैरह। और नहीं, ऑनलाइन चलाने के लिए ई चलाना है। ठीक है, देखिए, ओवर निगरानी, स्पीडिंग। नहीं नहीं, निगरानी और सीसीटीवी संचालन के साथ ट्रैफिक सिग्नल का एकीकरण। ठीक है, देखिए, ये अभी है ना, बिहार के सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया है, सिर्फ 9 जिलों में। देखिए, इसमें इसका किसका कहने का ये मतलब है ना, इसमें होता यह है कि आपको जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उनको सीसीटीवी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। मतलब मान लीजिए आपको कोई भी, जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन है, ठीक है, या ट्रैफिक जाम है, तो आपको वहाँ पे क्या है, रियल टाइम डेटा आपको मिलता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हो, बेटर आप जाम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, या मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या मान लीजिए कोई आपराधिक गतिविधि वहाँ पे आपको कैप्चर होता है। ठीक है, तो वो सारा चीज आपको
ये जो ट्रैफिक सिग्नल जो जो टिस्को जो है उसके थ्रू इन सारे चीजों को क्या रियल टाइम पे क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम आते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसके तहत क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, आर्थिक विकास का प्रोत्साहन। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहला आ जाएगा ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है बता सकते हैं आप लोग? PMIS नाम से अगर थोड़ा आप लोग इसको गेस कर पा रहे हो तो ठीक है, परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक है, सॉरी, परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक है, देखिए इसमें होता ये है ना कि आपको 2021 में है ना इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें होता ये है ना कि आपको जितना भी आपको वर्तमान में आपको रोड, सड़क, ठीक है, या ब्रिज प्रोजेक्ट, पुल पुलियों का निर्माण, ठीक है, या फ्लाई ओवर, ठीक है, जितने भी आपको रोड हो गया, सड़क हो गया, पुल पुलियों का निर्माण हो गया, उसका है ना आपको रियल टाइम है ना आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, कि आपको कितना आपको डेवलप, कितना प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो गया है। ठीक है, कितना जो पैसा, जैसे कि मान लीजिए किसी पुल को बनाने में आपको 1000 करोड़ का फंड सैंक्शन है। ठीक है, तो आज के डेट में कितना आपको फंड उसका इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, तो आपको जितना भी आपको ये फिजिकल, भौतिक और आपको फाइनेंशियल, वित्तीय जो आप निगरानी है ना, वो आप PMIS के थ्रू कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें सारा डेटा अवेलेबल होता है कि कितना आपको, कि क्या प्रोग्रेस है, कितना पैसा लगा है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा। जो आप एक कॉस्ट ओवररन सुनते हो ना कि प्रोजेक्ट बनाने में जैसे 1000 करोड़ का सैंक्शन होता है, लेकिन वो डिले होते 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 क्या है, वो आपको 2000 करोड़ का बन जाता है ना। तो ये जो कॉस्ट ओवररन है उससे बचने में है ना, ये जो PMIS है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो आपको जो रोड ब्रिज प्रोजेक्ट होता है उसके लिए आपको ये है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा आता है ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको हम OMMAS भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब हो जाएगा, इसका हिंदी में अगर बोले तो इसका मतलब हो जाएगा ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली। ठीक है, ये आपको नाम से पता लग रहा होगा है ना ये क्या है। देखिए OMMAS में होता है ये है ना कि आपको ये आपको मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, एक प्रबंधन और मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें होता ये है ना कि आप जो स्कीम्स है ना सरकार का, ठीक है, उसका आप डे टू डे मॉनिटरिंग कर सकते हो। इसमें आपको पूरा रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलता है कि कितना इसमें फंड खर्चा हुआ है। ठीक है, या आपको कितना इस स्कीम का प्रोग्रेस हुआ है, प्रगति हुआ है, इसमें कितने बेनिफिशियरीज इसमें हैं। ठीक है, तो वो सारा आपको ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखा प्रणाली में ये सारा जानकारी आप वो कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आपको आता है अनुरक्षण ऐप। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुरक्षण ऐप में ये भी आपको रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपको मान लीजिए कोई आपका रोड डैमेज है, ठीक है, तो उसका जो इंस्पेक्शन है, उसका जो मेंटेनेंस है, ठीक है, वो आपको अनुरक्षण ऐप के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा आपको आता है समाधान ऐप। तो देखिए ये समाधान ऐप है ना, बिहार सरकार का जो पावर डिस्कॉम है ना, मतलब जो बिजली आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ठीक है, बिजली वितरण जो कंपनी है, जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो बिहार में कौन से 2 डिस्कॉम्स हैं बता सकते हैं?
पावर डिस्कॉम कौन से बिहार में जो बिजली का वितरण करते हैं, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पीटीसीएल है। हाँ, एनडीपीसीएल और एसडीपीसीएल, ठीक है। मतलब नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये पावर डिस्कॉम्स के लिए बनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको रियल टाइम जो आपको बिजली का जो डिमांड है, ठीक है, बिजली का जो एक्चुअल डिमांड है और हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है, या आगे हमको कितने बिजली का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज को मैनेज करने के लिए है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बेटर मैनेज करने के लिए समाधान ऐप को डेवलप किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये 5वां देखिए, ठीक है, 5वां आ जाएगा समीक्षा। ये भी है ना आपको पावर डिस्कॉम कंपनी के लिए बनाया गया, ठीक है। जैसे कि आप सुनते होइएगा कि क्या है, म्यूट कर लीजिए ना, कौन है ये? देखिए समीक्षा, ये नाम से आपको पता लग रहा होगा, ठीक है। ये भी क्या है, पावर डिस्कॉम कंपनीज के लिए, जो बिजली वितरण हमारे जो कंपनीज है उनके लिए है। इसमें आपको क्या होता है ना, इसमें आपको ये रेवेन्यू मॉनिटरिंग के लिए है, ठीक है। तो रेवेन्यू मॉनिटरिंग के लिए इसमें जैसे कि इसमें क्या है ना कि मान लीजिए कि आपको जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, उनमें से कितने कंज्यूमर्स का आपको जो बिजली बिल है, हाँ सुविधा ऐप भी आप बोल सकते हो, ठीक है। समीक्षा में मेनली ये होता है कि आपको जो पावर डिस्कॉम्स है उनका रेवेन्यू वो मॉनिटर करते हैं कि उनकी में से कि मान लीजिए कि कोई जो कंज्यूमर्स है उनके उनमें से कितनों का बिजली बिल पेंडिंग है, ठीक है, कितनों का एरियर है, कितनों का पुराना बकाया बाकी है, ठीक है, या आपको कितनों का रिकवरी नहीं हुआ है। तो मेनली आपको जो रेवेन्यू लीकेज जो होता है ना, जो आपको लीकेज जो होता है, आपको पैसों का जो लीकेज होता है जो बिलिंग में गड़बड़ी के कारण होता है, ठीक है, या आपको जो पिछला लोगों का बकाया होता है वो सेटलमेंट नहीं हो पाता है उसके कारण जो होता है, तो इन सारे जो रेवेन्यू लीकेजेस जो है उसको कर्टेल करने के लिए है ना समीक्षा ऐप को डेवलप किया गया है, ठीक है। और इसका है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, जैसे कि आप पिछले साल ही है ना 2023 में आपको क्या हुआ था कि आपको जो हमारे जो 2 पावर डिस्कॉम कंपनी है उन्होंने लगभग 250 करोड़ का आपको प्रॉफिट वो किया था, रजिस्टर किया था, ठीक है, जो आपको पिछले 45-50 साल में है ना सबसे ज्यादा वो था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन था हमारे दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा क्या, समीक्षा है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाएगा ये भू समाधान। इसके बारे में सुने आप लोग, भू समाधान के बारे में? देखिए जैसा कि आप लोग पढ़े होइएगा तो बिहार में अगर हम क्राइम का बात करते हैं ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज का बात करते हैं, तो ये आप मुख्यमंत्री के मुंह से भी आप सुनी हुईगा, उनके स्टेटमेंट में भी सुनी हुईगा कि सबसे बड़ा जो क्रिमिनल जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है ना वो लैंड डिस्प्यूट है, जो भूमि का विवाद है ना वो एक सबसे बड़ा सोर्स है। जब हमारा पुअर लॉ एंड ऑर्डर का जब हम बात करते हैं, जब हम क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ने का अपने राज्य में बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना उसके लिए भू समाधान ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें होता ही है कि आपको जितने भी लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड डेटा है ना वो आपको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे सीओ हो गया या आपको एसएचओ हो गया, ठीक है, उन सबको ये जो भी लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड जो डेटा है वो उनको भू समाधान के थ्रू उनको अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें आ जाएगा जैसे कि आप ई शक्ति जो आप बोले हैं, ठीक है, ये आपको किसके लिए है, आपको मनरेगा वर्कर्स के लिए है, उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ठीक है, कि कहीं उसमें आपको ये जो फ्रॉड ये सब जो होता है या डुप्लीकेशन जो होता है, दोहरीकरण जो होता है, इन सब से बचने के लिए आपको ई शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी में आपको आ जाएगा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है, सिंगल, जैसे कि आपको क्या इसमें नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इसको कौन मतलब इसको कौन वो करता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो इसको आपको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, राज्य निवेश प्रोत्साहन जो बोर्ड है हमारा वो इसको ऑपरेट करता है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। तो इससे क्या आपको नाम से पता लग रहा होगा। तो ये इसमें होता है, इसमें क्या होता होगा, इसमें होता ये है कि आपको मान लीजिए किसी को इन्वेस्ट करना है हमारे यहाँ, ठीक है, बिहार में इन्वेस्ट करना है, तो जो आपको प्रोसेस जो है ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का या पूरा जो आपको क्लियरेंस लेना है, जैसे कि आपको लैंड के लिए क्लियरेंस लेना हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लेना हो,
ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए लेना हो, तो वो सारा क्लियरेंस है ना आपको ये सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू आपको जो क्लियरेंस है वो आपको अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बिहार के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है, या आपको बिहार में जब हम इंडस्ट्रीज का बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप इसको मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो कि सिंगल विंडोज क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू, एक सिंगल विंडो के थ्रू जो भी क्लियरेंसेज जो चाहिए, जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा उसमें आ जाएगा ईज ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। ठीक है, सार्वजनिक सेवा वितरण में आसानी। ठीक है, सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में आसानी। ठीक है, इसमें इसमें जैसे कि क्या आप लोग आरटीपीएस के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, कौन सा पहला राज्य था जिसने आपको राइट टू पब्लिक सर्विसेज ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम एक्ट लेके आया था? कौन सा पहला राज्य था, बता सकते हैं? बिहार ही। बिहार ही पहला राज्य था। ठीक है, मतलब उस एक्ट में ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपको विद इन 14 डेज है, 14 डेज है ना शायद उसमें, कि अगर आपको, हाँ, कि आपको 14 डेज में अगर आपको जो भी आप सर्विस जैसे कि आरटीपीएस पे आप जाते हो, ठीक है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए जाते हो, ठीक है, कि हमको आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर 14 दिन में उसका निस्तारण नहीं किया जाता है, 14 दिन में उसको प्रोसेस, आपका एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस नहीं किया जाता है, ठीक है, तो आप जो संबंधित जो कार्य, अच्छा 10 दिन है, उसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जो संबंधित कार्यालय है ना, 10 दिन उसके खिलाफ, ठीक ठीक ठीक, उसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, वर्किंग 10 डेज तो है। ठीक ठीक ठीक, हाँ हो सकता है वर्किंग 10 डेज होगा, हाँ 5 क्योंकि 2 दिन, हाँ ठीक है, तो वहां पे आपको जो भी संबंधित कार्यालय है ना उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कानून बनाने वाला पूरे देश में, ठीक है, बिहार पहला राज्य था। ठीक है, तो वो सारा सर्विसेज आपको किसके थ्रू अवेलेबल किया जाता है, सर्विस पोर्टल के थ्रू अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, दूसरा आपको आता है आंगन ऐप, ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। ठीक है, किसके लिए है, ये आपको आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों में आपको जो भी आप आंगनबाड़ी केंद्रों का है ना, इसके थ्रू मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कितने कितने वहां पे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, कितने लोगों को क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या पोषण मिल रहा है, ठीक है, कितनी उनको फंड्स की जरूरत है। ठीक है, या आंगनबाड़ी जो महिलाएं काम करती हैं उनको जो ऑनरेरियम मिलता है, उनको जो पैसे मिलता है, ठीक है, वो सारे पैसों का जो डिसबर्सल होता है, उन सारे पैसों का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो आपको आंगन ऐप के थ्रू ही होता है। ठीक है, और उनका जो अटेंडेंस है, जो आंगनबाड़ी में जो काम करते हैं उनका अटेंडेंस, वो सारा आपको आंगन ऐप के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाईफाई इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो भी आपके शिक्षण संस्थान है, ठीक है, वहां पे वाईफाई इंस्टॉल किया जा रहा है। ये किसके थ्रू हो रहा है, आपको ये 7 निश्चय योजना के तहत हो रहा है। पोषण ऐप लिख सकते हो, लेकिन पोषण थोड़ा वो केंद्र सरकार का है ना, इसलिए हम आपको वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसे बिहार सरकार का वो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चौथा आप देखिए जो मेधा सॉफ्ट आपको हम शुरू में बताया था ना, जिसके लिए बिहार सरकार को पुरस्कृत भी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, मेधा सॉफ्ट क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप लोग, कोई भी आदमी, मेधा सॉफ्ट क्या है? देखिए मेधा सॉफ्ट है ना, आपको जितने भी बिहार सरकार का जो भी स्कूल है, सरकारी जो स्कूल है, ठीक है, उनके बच्चों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं सबका वहाँ पे डेटाबेस होता है, ये जो पोर्टल है मेधा सॉफ्ट, उस पे। ठीक है, तो जो भी आपको जो सरकारी स्कूल के बच्चे को जो भी आपको इंसेंटिव्स, ठीक है, उनको जो भी सहायता जो मिलता है ना, जैसे कि आप लोग जानते होंगे क्या है कि जैसे कि पोशाक के लिए, स्कूल ड्रेस के लिए उनको पैसा मिलता है, ठीक है, बुक्स के लिए उनको पैसा मिलता है, ठीक है, जो लड़कियों को साइकिल के लिए जो पैसा दिया जाता है, या उनको बच्चों को जो स्कॉलरशिप्स दिया जाता है, ठीक है,
तो वो सारा है ना आपको मेधा सॉफ्ट पोर्टल के थ्रू किया जाता है। ठीक है, सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो इंसेंटिव्स, पोशाक के लिए, साइकिल के लिए, स्कीम्स के लिए, आप सीधा एक लाइन में लिख दीजिएगा, स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको उनको जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो दिया जाता है। ठीक है, मेधा सॉफ्ट पोर्टल। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां, इसमें आप ये लिख सकते हो ई कल्याण। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो बिहार, मतलब बिहार बोर्ड में जो आपको 10th-12th में जो फर्स्ट डिवीजन जो आते हैं लोग, ठीक है, बच्चे जो आते हैं, उनको क्या है, बिहार सरकार उनको क्या, उनको स्कॉलरशिप देती है ना, कुछ उनको कुछ पैसे देती है। ठीक है, तो वो आपको किसके थ्रू होता है, आपको ई कल्याण पोर्टल के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें आप लिख सकते हो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। ठीक है, ये आपको ना अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू चल रहा है, इसको अभी पूरे राज्य में ना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट पे ये भी है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। ये आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मतलब कि जितना भी हमारा पब्लिक हेल्थ जो फैसिलिटीज है, ठीक है, उनको डिजिटाइज करना है, इसका पूरा मकसद है, जो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना है उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आप आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में जो हम आपको बताएंगे ना चीजें, इसको आप है ना एक और जगह, जो जो इनिशिएटिव्स बताएंगे ना, उनका आप 2 जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एक ई गवर्नेंस में तो क्वेश्चन आता है तो आप कर ही सकते हो, दूसरा है ना आप इस पे कर सकते हो, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का अगर बात करेंगे ना, अगर मान लो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आपसे पूछ देता है, ठीक है, बिहार में आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या रोल रहा है। ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, बिहार में आपदा प्रबंधन, बिहार के आपदा प्रबंधन में, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल रहा है। ठीक है, उसमें ये भी मान लीजिए आपको शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, तो वहां जो इनिशिएटिव्स बता रहे हैं वहां वहां पे भी इन सब चीजों का आप कोट कर सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हैं आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें आ जाएगा आपदा संपूर्ति पोर्टल। आपदा संपूर्ति पोर्टल। ठीक है, देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे डिजास्टर, फ्लड आ गया या ड्रॉट आ गया, ठीक है, तो वहां पे अगर आप चाहोगे कि हम, जैसे फ्लड आ गया, तो वहां पे अगर अगर कोई भी सरकार अगर इनिशिएटिव लेना चाहेगा, ठीक है, तो अगर वो चाहेगा किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, उनको इमीडिएट जो रिलीफ है वो देना, तो क्या अगर, तो अगर वो चाहेगा, जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा, सब कुछ करने जाएगा, तो क्या उसमें काफी समय लग जाएगा उनको। ठीक है, तो इस चीज को टैकल करने के लिए बिहार सरकार एक इनिशिएटिव लेके आई जिसका नाम है आपदा संपूर्ति पोर्टल, जिसके तहत क्या होता है ना कि जो भी आपको बिहार में मान लीजिए जो ड्रॉट हो गया, जो फ्लड हो गया, बाढ़ हो गया या सुखाड़ हो गया, उससे प्रभावित लोग है ना, उनको तुरंत सुविधा है ना, इस इनिशिएटिव के तहत, इस पहल के तहत उनको तुरंत उनको सुविधा प्रदान करवाया जाता है। तो देखिए इसमें आपको होता ये है ना कि ये पोर्टल पे है ना, जैसे कि मान लीजिए कि बिहार सरकार ने अपना एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, कि ये एरिया फ्लड प्रोन एरिया है, बाढ़ संभावित क्षेत्र है, ठीक है, और ये एरिया सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो उस क्षेत्र के आपको जितने भी आपको जो रहने वाले जो लोग हैं या हाउस होल्ड्स है ना, उसका डेटा है इस पोर्टल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी इलाके में अगर कोई बाढ़ आता है, ठीक है, तो बिहार सरकार के पास क्या है कि पहले से वो डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ पे हाउस होल्ड्स है, तो वहां पे उनके लिए क्या है कि उनको इमीडिएट रिलीफ पहुंचाना है ना, इस आपदा संपूर्ति पोर्टल के तहत क्या है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, और क्या है, जब आप कोई भी नेचुरल डिजास्टर से आप प्रभावित होते हो, तो जो भी आपको सहूलियत, जो भी आपको सरकार से आपको मदद चाहिए ना, वो आपको त्वरित ही चाहिए होता है, वो आपको तुरंत ही चाहिए होता है। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में अगर आपको अगर कोई मदद करता भी हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इस चीज को टैकल करने के लिए आपदा संपूर्ति पोर्टल बिहार सरकार चलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है आपको अर्थ नेटवर्क। जैसे कि आप
जैसे कि आप पढ़े होइएगा कि पिछले कुछ सालों में है ना, बिहार में लाइटनिंग के कारण है ना, जो बिजली गिरने के कारण है ना, बहुत सारे लोगों का जान गया है। वो आज के डेट में हमारा नेचुरल डिजास्टर, जब हम नेचुरल डिजास्टर का बात करते हैं, प्राकृतिक आपदा का बात करते हैं, तो वो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है डेथ का बिहार में, जब हम आपदा का बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ड्रॉट से ज्यादा आपको जान है ना, फ्लड से ज्यादा जान है ना, आज के डेट में आपको बिहार में लोगों का लाइटनिंग के कारण जा रहा है, बिजली गिरने के कारण जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए है ना, इस चीज के लिए बिहार सरकार अर्थ नेटवर्क नाम से इनिशिएटिव लेके आई, जिसमें है ना आपको एक एडवांस है ना, आपको वार्निंग दिया जाता है कि आपको जो भी आपको मान लो लाइटनिंग वगैरह का होने वाला है, तो आपको बिहार के यहाँ पे इस नेटवर्क के थ्रू आपको 30 से 40 मिनट पहले आपको मान लीजिए वहां पे बिजली गिरने वाला है, तो उसके बारे में लोगों को सूचित किया जाता है इस अर्थ नेटवर्क के तहत। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए बीम्स, इसके बारे में शायद आप लोग सुने होइएगा। ठीक है, बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो बिहार तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, देखिए बीम्स ये होगा, ये आपको है ना एक वर्ल्ड बैंक एडेड आपका प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है ना, बिहार में जितने भी तटबंध जो है ना, जो बैंक्स है ना, एम्बैंकमेंट जो है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी बांध पे मान लीजिए कोई डैमेज हो रहा है, ठीक है, या उस पर दबाव ज्यादा पड़ रहा है, उसका टूटने का संभावना है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों का मॉनिटरिंग है ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है इस बीम्स इनिशिएटिव्स के तहत। ठीक है, इसके तहत जो भी आपको फ्लड्स ये सब का जो इससे बचने का जो संभावना है या जो फोरकास्ट है, उसमें काफी ज्यादा हमको मदद मिलता है। ठीक है, बीम्स में ये आपको एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद चौथा आपको आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर, गणितीय मॉडलिंग सेंटर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसमें होता है ना कि इसमें आपको 72 घंटे से लेके 120 आवर्स। ठीक है, मतलब आपको इसमें है ना 3 से 5 दिन के बीच का है ना, आपको एक फ्लड फोरकास्ट आपको दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको किसी जिले में, मान लीजिए किसी एरिया में, ठीक है, आपको 3 से 5 दिनों के बाद अगर फ्लड आने वाला होगा, ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर है, वो आपको एक वहाँ के लोगों को एक सूचना प्रदान करता है कि फलाने एरिया में आपको एक बाढ़ का 3 से 5 दिनों के बीच में आने की संभावना है। ठीक है, तो आज के डेट में जो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर है ना, वो बिहार के आपको 5 रिवर बेसिस के लिए 5 रिवर बेसिस में आपको ये ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो 5 बेसिस कौन कौन से हैं? एक आपको कोसी है, गंगा है, ठीक है, महानंदा है, गंडक है और बागमती है। ठीक है, मानसून के समय जो आपको ये फ्लड ये सब जो आता है, ठीक है, तो उस समय जो आपको ये क्या हमको फ्लड फोरकास्टिंग का सबसे ज्यादा जरूरत होता है। तो ये आपको 3 से 5 दिन के बीच से पहले है ना, आपको अगर किसी एरिया में बाढ़ या सब आने का संभावना होगा, ठीक है, तो उस चीज के बारे में ये लोगों को आगाह करता है। ठीक है, ताकि लोगों का जान माल सुरक्षित रह सके। ठीक है, एक आपको 5वां इनिशिएटिव, अगर आप फरवरी का अगर आप करंट अफेयर मैगजीन देखे होइएगा, ठीक है, तो एक इनिशिएटिव है, वो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, एक नीतीश पेंडेंट, ये हमारे मुख्यमंत्री के नाम से ही है सर। ठीक है, तो ये एक नीतीश पेंडेंट है ना, बिहार सरकार का जो आपको बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ना, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने इसको डेवलप करवाया है नीतीश पेंडेंट को। ठीक है, पेंडेंट आप समझते हो, गले में आप जो एक लटका होता है, ठीक है, वो पेंडेंट होता है, उसका नाम आपको नीतीश दिया गया है। इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए कहीं आपको इसमें भी आपको है ना वेदर फोरकास्ट है ना, जैसे लाइटनिंग आने वाला हो, ठीक है, या फ्लड आने वाला हो, तो उससे रिलेटेड जो आपको फोरकास्ट है ना, इस पेंडेंट के थ्रू आपको जो भी सिटी जो भी रेजिडेंट है उसको
दिया जाता है, ठीक है, नीति डिपेंडेंट के थ्रू। तो ये आपको पूरा ई गवर्नेंस का आपको बिहार सरकार और पूरा एक ओवर ये पूरा वो है, ठीक है। सर जो एक जितना एक डाटा मिनट